Yes, beta, good afternoon. Yes, today I am going to tell you about the concept of surface chemistry. हमारे पास जो लेसन था वो सरफेस केमिस्ट्री था और सरफेस केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको एडजॉर्प्शन वाला जो कंसेप्ट था वो डिफाइन करवाया था। उसको बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया गया था कि एडजॉर्प्शन क्या है और उससे रिलेटेड जितनी भी फिनोमिना थी वो सारी की सारी आपको बताई गई थी। सो लेट अस मूव। आज जो हमारे पास नया टर्म आया, नया कंसेप्ट आ रहा है, दिस वन इज कॉल्ड कैटालाइसिस। कौन सा टर्म है? कैटालाइसिस। कैटालाइसिस क्या चीज़ है उसको मैंने आपको, अगर आपको ध्यान होगा, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ मैं आपको रिएक्शंस बेस्ड कैटालाइसिस की जो प्रोसेस है उसको डिफाइन करवाऊंगा। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द टर्म कैटालाइसिस। हमारे पास जो टर्म आया उसका नाम है कैटालाइसिस। अच्छा, कैटालाइसिस क्या चीज है? कैटालाइसिस कहां से डिराइव हुआ? ध्यान से सुनेंगे। जो ये टर्म है कैटालाइसिस, ये कैटालाइसिस टर्म सबसे पहले इसको जो कॉइंड किया था कॉइंड बाय साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने सबसे पहले कैटालाइसिस टर्म को कॉइंड किया, इसको डिस्कवर किया। किसने? बर्जीलियस ने। और ये जो कैटालाइसिस है इसका अगर मैं आपको बोलूं कि ग्रीक मीनिंग, अगर इसके ग्रीक मीनिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर आता है दिस वन इज CAT, कैटा, जिसका मीनिंग होता है WHOLLY, होली, और दूसरा आता है LEIN, लीन का मतलब होता है टू लूजन। ठीक है बेटा, ऐसे करके हम इसे डिफाइन करते हैं। ये आया हमारे पास कैटालाइसिस। ध्यान से सुनेंगे। कैटालाइसिस जो टर्म है, एक फॉरेन सब्सटेंस, किसी केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कोई रिएक्टेंट्स होगा और ये रिएक्टेंट्स मिल करके क्या बना रहा होगा, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहा होगा। इस रिएक्शन के ऊपर बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक फॉरेन पार्टिकल्स, एक फॉरेन सब्सटेंस जिसे मैं बोल रहा हूं, वो जो फॉरेन सब्सटेंस था, ये फॉरेन सब्सटेंस उन्होंने क्या किया, इस केमिकल रिएक्शन के ऊपर ऐड किया। और ऐड करने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, ध्यान से सुनेंगे बेटा, कंप्लीशन या कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि वो जो फॉरेन सब्सटेंस था, वो फॉरेन सब्सटेंस, उसका जो मास था या उसके अंदर जो उसका केमिकल नेचर था या उसका जो स्ट्रक्चर था, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, नो चेंज, या इसे बोलूँगा अनएफेक्टिव। क्या बोलूँगा इसे? या अनइफेक्टिव इसे बोल देंगे कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। क्या बोला गया बेटा? कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कन्वर्जन किस में हो रहा? प्रोडक्ट में हो रहा है। रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स व्हेन वी ऐड सम फॉरेन पार्टिकल और सब्सटेंस इनटू द रिएक्शन। जब इस रिएक्शन में किसी फॉरेन सब्सटेंस को ऐड किया गया और देखा गया कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो जो फॉरेन सब्सटेंस आपने ऐड किया था, बाहर से जो आपने ऐड किया, उस सब्सटेंस का जो मास था, उसका जो केमिकल नेचर था, उसका जो स्ट्रक्चर था,
उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, वो अनइफेक्टिव रहा। मतलब जितना उसका मास पहले लिया था, जो केमिकल नेचर उसका पहले था, जैसे स्ट्रक्चर उसका पहले था, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन जितना उसकी प्रॉपर्टी पहले थी, द प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया जस्ट फ्रॉम दिस कंसेप्ट कि भाई ये जो कैटालाइसिस है, इसके अंदर जो हमने फॉरेन सबस्टेंस ऐड किया था, उस सबस्टेंस को उन्होंने क्या नाम दिया, दिस वन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। और ये कैटलिस्ट क्या है, उन्होंने इस फॉरेन सबस्टेंस को कैसे करके डिफाइन किया कि भाई अ सबस्टेंस, ये मैं बर्जीलियस की बात कर रहा हूं। हाँ, बर्जीलियस ने जो कंसेप्ट दिया था, अ सबस्टेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। ध्यान से सुनेंगे आप, ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, द डेफिनेशन वॉज गिवन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या बोला कि वो जो फॉरेन सबस्टेंस है, जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी जिसके मास में, केमिकल नेचर में, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, वो सबस्टेंस कौन है, वो सबस्टेंस वो है विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, बिना किसी रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में वो टेक पार्ट खुद नहीं कर रहा है, केवल क्या कर रहा है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है। इसका कंसेप्ट क्या था कि जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन आती है 2KClO3, पोटाशियम क्लोरेट। इसे पोटाशियम क्लोरेट को आपने हीट किया, कहां तक हीट किया, 360 डिग्री सेल्सियस तक इसे आपने हीट किया। यहां से कंपाउंड बना, 2KCl बना और 3O2 बन गया। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। लेकिन फर्दर क्या किया हमने, 2KClO3 को लिया दोबारा और इसमें हमने क्या किया, एक फॉरेन सबस्टेंस इसमें ऐड किया। वो जो फॉरेन सबस्टेंस था, दिस वन पायरोल्यूसाइट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, Mn, मैग्नीज का ऑक्साइड था वो, और जो ओर के नाम से भी जाना जाता पायरोल्यूसाइड। जैसे उसे ऐड किया, ये रिएक्शन जो है 250 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट हुई, और कंप्लीट होने के बाद इसने क्या किया, 2KCl हो गया, 3O2। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया, प्रोडक्ट तो सेम रह रहा। लेकिन क्या देखा, पहले ये रिएक्शन 360 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के कंप्लीट हो रही थी, अब ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पे जाकर के कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉरेन सबस्टेंस है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, दिस वन कैटालिस्ट। इस कैटालिस्ट ने क्या किया, इस रिएक्शन की रेट को इनहेंस कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के बाद इसकी शेप और साइज, इसके मास के अंदर कोई भी क्या नहीं आता, इसके केमिकल नेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट कि बर्जीलियस ने बोला कि वो सबस्टेंस है कि जो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट इतने भर से काम नहीं चला। आफ्टर दैट क्या देखा गया कि एक दूसरी रिएक्शन सामने पे आई, और वो जो दूसरी रिएक्शन थी वो था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन। द रिएक्शन वाज, ये था हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन हुआ, यहाँ से बना एक H2O, दूसरा बेटा ऑक्सीजन बन गया। ये रिएक्शन अगर हम क्या करते हैं, एसिटेनिलाइड, या ये रिएक्शन जो है अगर हम H3PO4 और करके मैं लिख रहा हूं, या और करके यहां मैं लिख देता हूं दिस वन ग्लिसरॉल, ध्यान से सुनेंगे, यहां पे एसिटेनिलाइड का यूज किया गया एक, या H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड हो गया, या ग्लिसरॉल का यूज किया गया। एसिटेनिलाइड क्या है, दिस वन, इसे हम ऐसे बनाते, बेंजीन के रिंग हो गया, ये NHCOCH3 करके, ये हमारे पास दिस वन इज कॉल्ड एसिटेनिलाइड, इसे बोला जाता है, या दिस वन फॉस्फोरिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं, ध्यान देंगे, इसे नाम दिया बेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसे नाम दे दिया,
ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला जो बनता है CH2OH हो गया, सिंगल बॉन्ड CHOH हो गया एंड CH2OH हो गया, ये ग्लिसरॉल है। जब हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन किया, डिकम्पोजिशन करने के बाद हमने क्या देखा कि अगर हम यहाँ पे एसिड टेनिलाइट का यूज करते हैं या फॉस्फोरिक एसिड का यूज करते हैं या इस रिएक्शन के ऊपर ग्लिसरॉल का अगर यूज किया जाता है तो जो H2O और ऑक्सीजन का जो बनने का जो रेट था या इसका जो डिकम्पोजिशन है वो डिकम्पोजिशन क्या हो गया, स्लो हो गया, कम हो गया, रिटार्ड कर गया। गॉट ए कंसेप्ट। अभी हमने बोला था कि भाई कैटलिस्ट कौन है बर्जिलियस के हिसाब से कि जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां पे इसने क्या किया कि जो H2O2 है इसका डिकम्पोजिशन क्या हो गया, स्लो हो गया। मतलब अगर इसकी एब्सेंस में मैं बोलूं तो H2O और जो ऑक्सीजन है उसका एवोल्यूशन या उसके बनने की रेट फास्ट थी, लेकिन जैसे ही हमने ये सब्सटेंस इसमें ऐड किए, इनमें से किसी एक को ऐड कर दो तो हमने देखा कि जो प्रोडक्ट है इसके बनने की जो रेट है वो स्लो होगी। मतलब इसने क्या किया, रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर दिया। दैट्स व्हाई यहां से एक नई डेफिनेशन या जो कैटालाइसिस है या कैटालिस्ट है उसको रीडिफाइन किया गया। और क्या रीडिफाइन किया गया, यहां लिखेंगे हम कि जो नई डेफिनेशन बनी, और ये डेफिनेशन बेटा जो नई डेफिनेशन दी वो दी ऑस्टवाल्ड ने। किसने दी, अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड। और हम लिखेंगे किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड, कि जो हमारे पास कैटालिस्ट या कैटालाइसिस जो प्रोसेस है, अ सबस्टेंस विच alters the rate of chemical reaction and after the completion of reaction the substance chemically and quantitatively remains unaffected। क्या बोला गया, गॉट द कंसेप्ट। यहां ऑस्टवाल्ड ने एक नया कंसेप्ट दे दिया। दूसरी रिएक्शन को बेस मान करके यहां जो कैटालिस्ट था या जो प्रोसेस ऑफ कैटालाइसिस है उसको रीडिफाइन किया गया। और क्या बोला गया, अब ऐसा नहीं बोला गया कि कैटालिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ऐसा नहीं बोला गया। रेदर देन क्या बोला गया, अ सबस्टेंस विच ऑल्टर, जो रिएक्शन की रेट को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, विच चेंज और ऑल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन द सबस्टेंस, वो जो सबस्टेंस आपने यूज में लाए थे वो केमिकली और क्वांटिटेटिवली क्या रहता है, रिमेन्स अनइफेक्टिव या अनअफेक्टेड, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ऐसा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को नाम दिया गया कैटालाइसिस। और वो जो सबस्टेंस था उस सबस्टेंस को क्या नाम दिया, दिस वन इज कॉल्ड कैटालिस्ट। गॉट द कंसेप्ट बेटा। क्या आपको समझ में आया कि कैटालिस्ट क्या है, कैटालाइसिस क्या है या कैटालिस्ट क्या है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालाइसिस। अब चलते हैं, क्लासिफिकेशन आया हमारे पास। नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालाइसिस। कैसे करके इसको क्लासिफाई किया गया, ध्यान देंगे, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। यहां लिखो आप सबसे पहले, यू हैव टू राइट, यहां लिख दिया हमने कैटालाइसिस। इस कैटालाइसिस को हम कैटेगराइज करते हैं 2, 3 एंड फोर्थ पार्ट, यहां लिखूंगा बी, ऑन द बेसिस ऑफ
एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है बेटा, इसको हमने कैटेगराइज किया, यहां लिखेंगे दिस वन पॉजिटिव कैटालाइसिस, द सेकंड वन नेगेटिव कैटालाइसिस, द थर्ड वन ऑटो कैटालाइसिस एंड द फोर्थ वन इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। ध्यान से सुनेंगे कि जो कैटालाइसिस है, कैटालाइसिस को डिफाइन किया गया, क्लासिफाई किया गया, जो कैटालिस्ट है उसे कैटालिस्ट का मैकेनिज्म को बेस मान करके या उसका जो एक्शन है उस एक्शन को बेस मान करके इसको क्लासिफाई किया गया। द फर्स्ट वन पॉजिटिव कैटालाइसिस, द सेकंड वन नेगेटिव कैटालाइसिस, द थर्ड वन ऑटो कैटालाइसिस एंड द फोर्थ वन इज इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। एक तो ये बना, और दूसरा हम क्या करते हैं, इसे कैटेगराइज करते हैं और इसको हम फिजिकल स्टेट को बेस मान करके क्लासिफाई करते हैं। दिस वन ए, और यहां लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कैटालाइसिस, कैटालिस्ट। ठीक है बेटा, हमने क्लासिफाई किया। सबसे पहले लिखा है बेटा हमने दिस वन होमोजेनस कैटालाइसिस, दूसरा लिखा हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। जो होमोजेनस कैटालाइसिस है उसको फर्दर हमने कैटेगराइज किया दो टाइप से। दे आर टोटल नंबर ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन, इसे बोला हमने गैस फेज कैटालाइसिस, और दूसरा बोला दिस वन सॉल्यूशन फेज कैटालाइसिस। ध्यान से सुनेंगे, एक आया गैस फेज कैटालाइसिस, होमोजेनस कैटालाइसिस को कैटेगराइज किया गैस फेज कैटालाइसिस में, दूसरा लिखा हमने सॉल्यूशन फेज कैटालाइसिस। और जो हेट्रोजेनस कैटालाइसिस था उसको हमने 4 टाइप से कैटेगराइज किया। द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। जो पहला पार्ट था उसे बोला हमने दिस इज सॉलिड सॉलिड कैटालाइसिस, द सेकंड वन सॉलिड लिक्विड कैटालाइसिस, द थर्ड वन लिक्विड लिक्विड कैटालाइसिस, द फोर्थ वन सॉलिड गैस कैटालाइसिस। गॉट द कंसेप्ट बेटा? ये हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, ये हमारे पास जो कैटालाइसिस की प्रोसेस है उस कैटालाइसिस की प्रोसेस को हमने कैटेगराइज किया। एक तो हमने कैटालिस्ट का जो एक्शन है, मैकेनिज्म है, उसको बेस मान करके 4 टाइप में डिवाइड किया, कैटेगराइज किया। और दूसरा हमने कि जो कैटालिस्ट है उस कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या है, या हम ये बोलेंगे कि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट को बेस मान करके हमने जो प्रोसेस ऑफ कैटालाइसिस है उसको कैटेगराइज किया। द फर्स्ट वन होमोजेनस, द सेकंड वन हेट्रोजेनस। होमोजेनस कैटालाइसिस के अंदर गैस फेज कैटालाइसिस आया, दूसरा सॉल्यूशन फेज आया, ध्यान देंगे। और हेट्रोजेनस के अंदर ये 4 टाइप से बने, सॉलिड सॉलिड बना, सॉलिड लिक्विड बना, लिक्विड लिक्विड बना, और सॉलिड गैस कैटालाइसिस के टाइप बने। नाउ लेट अस मूव, इनको 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्या क्या रिएक्शंस इनके ऊपर आती हैं। द फर्स्ट वन, सबसे पहले चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कैटालिस्ट। यस बेटा, तो जो क्लासिफिकेशन का जो ए वाला पार्ट बना, यहां लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ध्यान देंगे, फिजिकल स्टेट किसका लेंगे, जो कैटालिस्ट है और जो रिएक्टेंट है। और इसमें सबसे पहले जो पार्ट बना द फर्स्ट वन, इसे हमने लिखा होमोजेनस
कैटालाइसिस। होमोजेनस कैटालाइसिस क्या है? होमोजेनस कैटालाइसिस उस कंडीशन में बोला जाता है बेटा जहां पे रिएक्टेंट हो गया और कैटालिस्ट हो गया, दोनों के दोनों जहां पे सेम फेज में होते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप कंसेप्ट को। होमो का मीनिंग होता है सिमिलर, होमो का मतलब होता है सेम। जहां पे रिएक्टेंट हो गया और कैटालिस्ट हो गया, ये दोनों के दोनों एक ही फेज में होते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या बोला जाता है? होमोजेनस कैटालाइसिस। ध्यान देंगे, जो हमारे पास सॉलिड फेज का है, उस सॉलिड फेज का होमोजेनस कैटालाइसिस का कोई भी एग्जांपल नहीं है। रेदर देन जो होमोजेनस कैटालाइसिस है उसको हमने कैटेगराइज किया टू टाइप से। तो पहले नंबर वाला जो पार्ट बना, ए वाला जो पार्ट बना, उसे मैंने लिखा था दिस वन इज गैस फेज कैटालाइसिस। ठीक है बेटा, गैस फेज कैटालाइसिस के अंदर मतलब जहाँ पे रिएक्टेंट हो गया और प्लस करके कैटालिस्ट हो गया, ये दोनों के दोनों कौन सी फेज में होते हैं बेटा? गैस की फेज में होते हैं। इन दैट कंडीशन, ऐसे कंडीशन को क्या बोला जाता है? गैस फेज कैटालाइसिस के नाम से ये जाना जाता है। तो भाई अगर ये गैस फेज कैटालाइसिस है तो इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन आती है 2SO2 और गैसेस फॉर्म में है, यहाँ हमने ऑक्सीजन लिया, ये भी गैस फॉर्म में है, और इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस की फॉर्म में होती है, और ये मिल करके यहाँ से 2SO3 बनाती है। फॉर द कंसेप्ट बेटा, हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल जो रिएक्टेंट है, ये जो NO है, ये NO यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एज अ कैटालिस्ट काम कर रहा है, और इतना पोर्शन जो है वो किसका काम कर रहा है? रिएक्टेंट का काम कर रहा है। तो जो रिएक्टेंट हो गया और जो कैटालिस्ट हो गया, ये दोनों के दोनों क्या है? सेम फेज में है। अगर ये दोनों के दोनों सेम फेज में है तो उसे कंडीशन में, और सेम फेज में कौन सी आई बेटा? इनकी गैस फेज में अगर ये आ रहे हैं तो उसे क्या नाम बोला? होमोजेनस तो है ही, लेकिन गैस फेज कैटालाइसिस। या दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं इसका आपको दूं, यहाँ पे कंपाउंड लिया जाता है एंड द कंपाउंड इज, मान लो हमारे पास कंपाउंड आता है CH3CHO, दिस वन एस्टल्डिहाइड, और ये जो एस्टल्डिहाइड है अगर हम इसको वेपर फेज में लेते हैं और साथ में यहाँ हमने जो कैटालिस्ट लिया वो लिया आयोडीन की वेपर लिए, दोनों के दोनों वेपर स्टेट में हैं। अगर ये दोनों वेपर स्टेट में हैं तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा, एक तो बना यहाँ से CH4 एक बन जाता है, और प्लस करके दूसरा जो बना दिस वन CO। गॉट द कंसेप्ट? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम तो केवल और केवल क्या है कि जो रिएक्टेंट है और जो हमारे पास कैटालिस्ट है, ये दोनों के दोनों कौन से फेज में होने चाहिए? सेम फेज में। ये भी वेपर फेज में है, गैस फेज में, और ये भी गैस फेज में। दैट्स वाई इसे क्या नाम दिया हमने? होमोजेनस कैटालाइसिस। बहुत क्लियर है? या उसके अंदर एग्जाम्पल क्या बना? ये गैस फेज कैटालाइसिस। यह जो बी वाला पार्ट बनेगा इसका, वहाँ हमने लिखा था दिस वन सॉल्यूशन फेज कैटालाइसिस। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन फेज कैटालाइसिस क्या है? सॉल्यूशन फेज कैटालाइसिस में हमारे पास जो रिएक्टेंट है प्लस करके जो कैटालिस्ट है, ये दोनों के दोनों बेटा कौन सी फेज में होते हैं? लिक्विड्स या लिक्विड की फेज में होते हैं। अगर रिएक्टेंट हो गया और कैटालिस्ट हो गया, अगर दोनों के दोनों लिक्विड के फेज में है, इन दैट कंडीशन दिस वन इज कॉल्ड सॉल्यूशन फेज कैटालाइसिस। और इसका एग्जांपल हमारे पास बनता है द फर्स्ट वन, अगर आपको याद होगा, अगर हम एस्टर को लेते हैं RC डबल बॉन्ड OO और R', ये हमने क्या किया बेटा? एक एस्टर को लिया, इस एस्टर की हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ हमने क्या किया? H+ आयन को लिया, दिस वन एक्वस हो गया। या हम क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयन को लेते हैं, अगर इसकी अब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा? RCOOH, ये भी आपका एक्वस बन गया। दूसरा हमारे पास R'OH बन गया, अल्कोहल बना, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। द फर्स्ट वन कार्बोक्सिलिक एसिड, द सेकंड वन अल्कोहल। ठीक है बेटा, तो ये दोनों के दोनों आप देखेंगे ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी एक्वस है, तो इसका मतलब लिक्विड में अगर ये दोनों के दोनों हैं, दिस वन इज कॉल्ड सॉल्यूशन फेज कैटालाइसिस।
जहाँ पे रिएक्टेंट और कैटालिस्ट कौन से फॉर्म में होते हैं, लिक्विड में होते हैं। या इसका एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे C12 हो गया, H22O11 हो गया, दिस वन केन शुगर या सुक्रोज जिसे हम बोल रहे हैं लिक्विड में लिया, यहाँ से वाटर हो गया लिक्विड स्टेट में, ठीक है बेटा। देन इन दी प्रेजेंस ऑफ H+ आयन एक्वास कैटालाइज्ड बाय H+ आयन, और यहाँ से जो कंपाउंड बना C6H12O6 हो गया, दिस वन ग्लूकोज हो गया, एक्वास हो गया, प्लस करके यहाँ से फ्रक्टोज बना C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया, दिस वन ऑल्सो एक्वास। ये ग्लूकोज ये फ्रक्टोज, याद रखेंगे बेटा इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, लेकिन इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड होता है, और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है, ठीक है बेटा। डोंट फॉरगेट द कंसेप्ट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, yet they have difference in the functional group। जो हमारे पास ग्लूकोज है इसका जो फंक्शनल ग्रुप बनता है वो बनता है एल्डिहाइड, और जो फ्रक्टोज है उसका फंक्शनल ग्रुप जो बनता है वो कीटोन बनता है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास होमोजेनस कैटालाइसिस, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों के दोनों सेम फेज में है। हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, एक बार भी प्रोडक्ट नहीं बोला जा रहा है, केवल और केवल रिएक्टेंट और कैटालिस्ट के बारे में बोला जा रहा है। अगर ये दोनों सेम फेज में तो होमोजेनस, और अगर मान लो ये दोनों डिफरेंट फेज में आ जाए तो उस कंडीशन में हेट्रोजेनस कैटालाइसिस बोल देंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। यस बेटा, दूसरा बना दिस वन heterogeneous catalysis, the second one heterogeneous catalysis। heterogeneous catalysis आपको पता है, जैसा नाम बोला जा रहा है हेट्रो, इसका मतलब जहाँ पे रिएक्टेंट हो गया और कैटालिस्ट हो गया दोनों के दोनों डिफरेंट फेज में होते हैं। इन दिस कंडीशन दिस वन इज कॉल्ड हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। बहुत क्लियर है बेटा। और जितना भी हेट्रोजेनस कैटालाइसिस था उसको हमने कैटेगराइज किया था, मैंने आपको बताया था अभी। द फर्स्ट वन जो ए था हमारे पास, इसे मैं बोलता हूँ, इसका एग्जाम्पल जो बन रहा है दिस वन सॉलिड सॉलिड कैटालाइसिस। सॉलिड सॉलिड कैटालाइसिस का एग्जाम्पल क्या है, ध्यान देंगे। जैसे मान लो हमने क्या किया, वी हैव 2KClO3 पोटाशियम, इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, पोटाशियम क्लोरेट। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर इज मस्ट, ठीक है बेटा। ये सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ दिस वन MnO2 विच इज़ ऑल्सो इन द सॉलिड फॉर्म। ये मिल करके कंपाउंड बनाते हैं 2KCl हो गया और साथ में बना दिया 3O2, ठीक है बेटा। ये एग्जाम्पल किसका बना, दिस वन सॉलिड सॉलिड कैटालाइसिस। अगर मैं B लिखूं, यहाँ लिखेंगे दिस वन सॉलिड लिक्विड कैटालाइसिस। ध्यान से सुनेंगे, क्या चीज़ है इस वाले में, क्या था सॉलिड सॉलिड, मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं रिएक्टेंट हो गया और कैटालिस्ट हो गया, दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, सॉलिड में हैं। अगर सॉलिड लिक्विड बोला जा रहा है तो इस कंडीशन में रिएक्टेंट प्लस कैटालिस्ट हो गया। जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट को, मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो लिक्विड का है, और जो कैटालिस्ट है वो कैटालिस्ट कौन सा एग्जाम्पल है, दिस वन सॉलिड। तो देखो आप यहाँ जो एग्जाम्पल आया लाइक दिस वन H2O2, दिस वन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, विच इज इन द लिक्विड फॉर्म। और यहाँ हमने लिया दिस वन सॉलिड, सॉलिड में यहाँ प्लेटिनम लिया जाता है, या MnO2 यहाँ सॉलिड में होता है, कैटालिस्ट सॉलिड में है, जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड में है। यहाँ से क्या बनेगा 2H2O बनेगा, साथ में क्या हो गया ऑक्सीजन। बहुत क्लियर है बेटा। पहला पार्ट बना सॉलिड सॉलिड, दूसरा बना सॉलिड लिक्विड, तीसरा पार्ट जो C पार्ट जो बनेगा दिस वन, नाउ द C1 इसे लिखेंगे सॉलिड सॉलिड, न थर्ड वन लिक्विड लिक्विड, फर्स्ट सेकंड A B, और C लिखेंगे दिस वन लिक्विड लिक्विड कैटालाइसिस। और लिक्विड लिक्विड कैटालाइसिस का जो एग्जांपल था दिस वन, यहाँ ऐसा करते हैं H2O2 को लेते हैं, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेते हैं, और यहाँ क्या किया हमने
नाउ टू टेक मरकरी, ये भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है, तो यहाँ से क्या बनेगा 2H2O बनेगा और साथ में क्या बनेगा O2 बनेगा। ठीक है बेटा। तो तीसरा एग्जाम्पल था हमारे पास लिक्विड लिक्विड कैटालाइसिस का, जिसमें लिक्विड में H2O2 हमने ले लिया, कैटालिस्ट हमने क्या लिया लिक्विड की फॉर्म में लिया, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट हो गया कैटालिस्ट हो गया, दोनों के दोनों कौन सी फॉर्म में है, बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। बहुत क्लियर है। अब चलते हैं, इसके बाद जो फोर्थ नंबर बनता है वो फोर्थ आता है सॉलिड गैस कैटालाइसिस। तो ध्यान देंगे, सॉलिड गैस कैटालाइसिस के एग्जाम्पल क्या क्या बन रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं सॉलिड गैस कैटालाइसिस। इसमें हमारे पास जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड की फॉर्म में है। नाउ डी फॉर्म जो बनेगा दिस वन सॉलिड गैस कैटालाइसिस आपने लिखा। यहाँ मेरे पास जो रिएक्टेंट है एक, दूसरा कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट को हमने लिया दिस वन इन द सॉलिड फॉर्म, और जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास गैस की फॉर्म में है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास बनते हैं। सो लेट अस मूव वन बाय वन। हम स्टार्ट करते हैं कि कैटालिस्ट सॉलिड की फॉर्म में है, रिएक्टेंट गैस की फॉर्म में है। क्या क्या एग्जाम्पल बनेंगे बेटा, देखो आप, जैसे मान लो सभी बच्चों को पता है N2+3H2 और ये मिल करके 2NH3 बनाता है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास रिएक्टेंट है जो कि गैस की फॉर्म में है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं आयरन को लेते हैं एज अ सॉलिड, या इसके साथ में अगर आपने मोलिब्डेनम लिया, प्रोमोटर लिया, तो ये भी कौन से फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में। और ये रिएक्शन जो बनती है बेटा दिस वन हैवर्ट्स प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए, मतलब कैटालिस्ट सॉलिड की फॉर्म में है और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो कौन सी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। पहला एग्जाम्पल या दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ ऐसा करते हैं, SO2 को लेते हैं गैस फॉर्म में रहती है, ऑक्सीजन को लेते हैं गैस की फॉर्म में रहती है, और यहाँ क्या करेंगे सॉलिड क्या लेंगे दिस वन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में है, या प्लेटिनम ये भी सॉलिड की फॉर्म में होता है, और यहाँ से बनेगा 2SO3 और द कंसेप्ट, ये दोनों के दोनों, ये और ये दोनों के दोनों कौन से फॉर्म में है, सॉलिड, एक ये सॉलिड फॉर्म में है और ये गैसेस फॉर्म में है। और ये जो रिएक्शन थी इसे बोला जाता है दिस वन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किस में आती है बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करने वाली जो प्रोसेस है उसमें आता है हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और यहाँ पे क्या लिया जाता है दिस वन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को लिया जाता है। ठीक है बेटा। थर्ड वन, अगर मान लो मैं यहाँ पे 4NH3 को ले लूँ, गैस को ले लूँ, 5O2 गैस को ले लूँ, और यहाँ पे क्या करूँ प्लेटिनम को ले लूँ, साथ में रोडियम को ले लूँ जो सॉलिड फॉर्म में था, ये गैस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ से जो कंपाउंड बना इसे बोला जाता है 4NO1 बना, और साथ में यहाँ से वाटर बनता है। ये जो प्रोसेस है इसको नाम दिया जाता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। यहाँ से सल्फ्यूरिक बनता था, नाइट कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक, यहाँ से क्या बनाते हैं HNO3। ध्यान रखेंगे आप, इसमें हमने क्या किया सॉलिड की फॉर्म में प्लेटिनम रोडियम को लिया, और जो रिएक्टेंट है वो कौन सी फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में। या फोर्थ नंबर की रिएक्शन अगर मैं आपको लिखवाऊँ लाइक दिस वन, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 गैस फॉर्म में है, यहाँ रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ निकल का यूज़ करते हैं, निकल एज अ सॉलिड यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ से जो कंपाउंड बना वो बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बेटा जो कंपाउंड बना ये एल्केन इथेन बन गया। इस रिएक्शन का नाम देते हैं दिस वन हाइड्रोजनेशन। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजनेशन के नाम से जानी जाती है। अगली रिएक्शन जो बनेगी, ध्यान रखेंगे कि हमारे पास कैटालिस्ट सॉलिड में है और जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट गैस की फेज में है। या नेक्स्ट नंबर फिफ्थ नंबर की रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मान लो बेटा हमारे पास रिएक्शन आती है लाइक दिस वन CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैस,
ठीक है, इसके n यूनिट सम लेते हैं और लेने के बाद ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ हम लेते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट, और जिगलर नाटा कैटालिस्ट जो होता है विच इज़ इन द सॉलिड फॉर्म, यहाँ से जो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बनेगा यहाँ, और यहाँ N लगा दिया। इस रिएक्शन में जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। इसे बोला जाता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, साथ में ट्रेसिस ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड भी होता है। ये सारा का सारा सॉलिड फॉर्म में होता है। इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है दिस वन, इसे बोलते हैं बेटा पॉलीमराइजेशन हो गया। ये रिएक्शन पॉलीमराइजेशन की है। या 6 नंबर की रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लाइक दिस वन, यहाँ पे हमने HCl को लिया, HCl का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ से 2HCl ले लिया हमने, यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकालो और दूसरा यहाँ से निकल जाएगा दिस वन H2O। यहाँ जो कैटालिस्ट हमने लिया बेटा वो लिया CuCl2 जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ये गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, ये सॉलिड की फॉर्म में। इसको नाम देते हैं डेकन्स प्रोसेस। क्या पढ़ते हैं बेटा? डेकन्स प्रोसेस। या दूसरी रिएक्शन और भी लिख सकते हैं, CO गैस की फॉर्म में है, वाटर से रिएक्शन करवा दो, वेपर की फॉर्म में है, यहाँ से ऐसा करो कंपाउंड बना दो, CO2 बना दो और साथ में H2 को बाहर निकालो इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2O3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है। इसे नाम दिया जाता है बोस्ट प्रोसेस। ठीक है बेटा, बोस्ट प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। या एक रिएक्शन और भी बन सकती है यहाँ पे हमारे पास, जैसे CO और CO की रिएक्शन करवाते हैं बेटा हम, दिस वन H2, CO गैस की फॉर्म में है, H2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ से बनाएंगे हम दिस वन सिंथेटिक पेट्रोल, इसे बोला जाता है। और सिंथेटिक पेट्रोल बनाने में यहाँ हम क्या करते हैं, दिस वन आयरन हो गया, या हम कोबाल्ट हो गया, या निकल हो गया, ये सॉलिड हो गया, कोबाल्ट हो गया, सॉलिड हो गया, निकल हो गया, सॉलिड हो गया, इनका यूज़ करते हैं और सिंथेटिक पेट्रोल का फॉर्मेशन करते हैं। इसे नाम दिया जाता है दिस वन इज कॉल्ड फिशर ट्रूप्स प्रोसेस। तो ध्यान देंगे बेटा, इतनी हमारे पास ये जो रिएक्शंस मैंने आपको लिखवाई हैं, दीज आर नॉट अ सिंगल वन, दीज आर वेराइटीज ऑफ रिएक्शंस। बहुत सारे रिएक्शंस हैं। इन सभी रिएक्शंस में आप देखेंगे कि हमारे पास हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड हो गया और गैस कैटालाइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कि जो रिएक्टेंट आप ले रहे हैं वो गैस की फेज में है, जो कैटालिस्ट आप ले रहे हैं वो सॉलिड की फेज में है। और ये हमारे पास सारे के सारे, अगर मान लो रिएक्टेंट हो गया कैटालिस्ट हो गया, दोनों के दोनों डिफरेंट फेज में होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को नाम दिया जाता है हेट्रोजीनस कैटालाइसिस के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास जो कैटालाइसिस है उनको हमने ग्रुप ए में कैटेगराइज किया। और ग्रुप ए में क्या बना, या द फर्स्ट वन कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट बनेगा इसका वो बनेगा दिस वन एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ द कैटालिस्ट। तो बी पार्ट पे चलते हैं, लेट अस मूव। यस बेटा, जो बी पार्ट बना वो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, या दूसरा नाम दिया था दिस वन मैकेनिज्म ऑफ कैटालिस्ट। ध्यान से सुनेंगे। और इसमें मैंने कैटेगराइज किया था इनको। इस ग्रुप के अंदर जो हमारे पास कैटालिस्ट बने थे, जो पहला पार्ट बना था, इसको हम लिख देते हैं दिस वन द फर्स्ट वन। इसे बोला था हमने पॉजिटिव कैटालाइसिस। क्या नाम दिया बेटा? पॉजिटिव कैटालाइसिस के नाम से जाना गया। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद करने वाली है। रिएक्शंस बेस्ड कंसेप्ट है, जितना आप याद रख पाएंगे उतना आपको इनके ऊपर आपका कमांड होता जाएगा, क्योंकि रिएक्शंस बेस्ड कंसेप्ट है, समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
जैसे हमारे पास टर्म आया पॉजिटिव कैटालाइसिस है, तो पॉजिटिव कैटालाइसिस कौन होते हैं? जो रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। पॉजिटिव कैटालाइसिस मतलब कैटालिस्ट के अंदर कौन सी टेंडेंसी है जो रिएक्शन की रेट को इनहेंस कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, उसे हमने बोला पॉजिटिव कैटालाइसिस। और इसके बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं। जैसे मान लो यहाँ मैं लिखता हूँ H2 + O2, ठीक है, और ये मिल करके यहाँ से H2O बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। या दूसरी रिएक्शन लिखो आप, दिस वन H2O2, ठीक है, इसे डिकम्पोज कर दो किसकी प्रेजेंस में? प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो यहाँ से H2O हो गया और साथ में O2 हो गया। या तीसरे नंबर की रिएक्शंस अभी लिखी थी हमने, N2 + 3H2, यहाँ से क्या लिया हमने? आयरन लिया था, मोलिब्डेनम लिया था। हाँ बेटा, क्या बना था? यहाँ से 2NH3 बना था। या फोर्थ वन, या 4NH3 के साथ में हमने लिया था दिस वन, यहाँ क्या लिया था? ऑक्सीजन लिया था, सॉरी H2O, ऑक्सीजन ही लिया था। यहाँ रिएक्शन हुई थी, 4NO बना था, 6H2O बना था, मतलब 5O2, ठीक है, 5 दूना 10 और 6 4 10, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन थी इसमें लिया था प्लेटिनम हो गया, रोहोडियम हो गया। या फिफ्थ वन रिएक्शन लिखो आप, लाइक दिस वन, 2SO2 प्लस करके O2 हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को लेते हैं, यहाँ से क्या बना दो? 2SO3 को बना दो, ठीक है। या मान लो हमारे पास जिंक हो गया, H2SO4 हो गया। ये रिएक्शन से याद होनी चाहिए। यहाँ से कॉपर सल्फेट आपने लिया, यहाँ से बना ZnSO4 हो गया, ठीक है बेटा। और साथ में क्या हो गया? यहाँ से दिस वन ZnSO4 के साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? दिस वन, हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये रिएक्शंस जो बनी, ये अपने आप में कैसे बनी? पॉजिटिव कैटालाइसिस की रिएक्शंस बनी, ठीक है बेटा। अब चलते हैं टुवर्ड्स नाउ द सेकंड वन। सेकंड जो पार्ट बनेगा उसे बोलेंगे नेगेटिव कैटालाइसिस। ये एग्जाम्पल है भाई, ये सारे आपको याद रखने हैं। नेगेटिव कैटालाइसिस क्या है? नेगेटिव कैटालाइसिस वहाँ बोलेंगे जो सब्सटेंस जो है रिएक्शन की रेट को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, हैविंग टेंडेंसी टू डिक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करने वाले जो सब्सटेंस हैं, अगर मैं उसके एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लो हम लेते हैं बेटा पेट्रोल, है ना, कॉमन सा एग्जांपल बनता है। पेट्रोल हो गया, और उस पेट्रोल के अंदर, इसके अंदर जो, अगर आपको ध्यान होगा, आपने सुना होगा, इसके अंदर जो नॉकिंग होती है, जो आवाज़ होती है कार रेडिएटर में, या कार के अंदर, या सॉरी क्या कहते हैं, जो स्कूटर है या जो बाइक हैं, उनके अंदर जो नॉकिंग होती है, जो आवाज़ होती है, उस नॉकिंग को कम करने के लिए हम इस पेट्रोल के अंदर, इस पेट्रोल में क्या मिला देते हैं? इसे नाम दिया जाता है TeL, या इसमें ऐड कर सकते हैं हम NiCO4 को ऐड करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। मतलब ये जो TeL है, ये अपने आप में किसके जैसा काम कर रहा है? ये नेगेटिव कैटालिस्ट के जैसा काम कर रहा है। TeL का नाम क्या पूरा? दिस वन, टेट्रा इथाइल, और लेड है बेटा ये हमारे पास, मतलब टेट्रा इथाइल C2H5 4 हो गया और लेड हो गया, टेट्रा इथाइल लेड, TeL के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव कैटालिस्ट के जैसा काम करता है। या वैसे ही NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनाइल, ये भी किसके जैसा काम करता है? नेगेटिव कैटालिस्ट के जैसा काम करता है। ये एग्जाम्पल हैं, याद रखने। या दूसरी रिएक्शन अगर मैं आपको बोलूँ, नाउ द सेकंड वन, जैसे मान लो हम ऐसा करते हैं, दिस वन क्लोरोफॉर्म, ठीक है बेटा। क्लोरोफॉर्म को लिया, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करते हैं। क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ से एक गैस बनती है COCl2, ठीक है बेटा। ये जो COCl2 बनी, इस COCl2 के बनने को रोकने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो जो अल्कोहल यहाँ पे यूज़ में आ रहा है, दिस वन इज, ध्यान देंगे, यहाँ इसे बोला हमने फॉजिन बोल दिया, ये अल्कोहल है। ये अल्कोहल किसके जैसा काम कर रहा है? नेगेटिव कैटालिस्ट के जैसा काम कर रहा है।
ये फॉस्जीन है, ये फॉस्जीन एक पॉइजन है। क्या है बेटा? ये एक पॉइजन है, ठीक है। इसके बनने को कम करने के लिए किसका यूज़ किया गया? क्लोरोफॉर्म के अंदर CHCl3, दिस वन क्लोरोफॉर्म। याद रखेंगे, क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो फॉस्जीन बनता है। फॉस्जीन को बनने से रोकने के लिए हमने क्या किया? इसमें अल्कोहल का यूज़ किया। नाउ अगर मान लो इसके अंदर हम और भी रिएक्शन अगर लिखें तो थर्ड वाली जो नंबर की रिएक्शन बनेगी, इसमें हम ऐसा करेंगे लाइक दिस वन Na2SO3, सोडियम सल्फाइड है। और इसे सोडियम सल्फाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में, क्या किया हमने? इसको ऑक्सीडाइज किया और यहाँ से Na2SO4 बना दिया बेटा, 1/2 कर दिया। यहाँ अगर हम क्या करते हैं, ग्लिसरॉल को अगर लेते हैं तो यहाँ पे ग्लिसरॉल भी किसके जैसा काम करता है? नेगेटिव कैटालिस्ट के जैसा काम करता है। दैट्स वाई ये हमारे पास एक बना पॉजिटिव कैटालाइसिस, दूसरा बना नेगेटिव कैटालाइसिस, ठीक है बेटा। अगली जो इसके टाइप्स बनते हैं, ऑटो कैटालाइसिस हो गया और इंड्यूस्ड कैटालाइसिस हो गया, जो कल वाला वीडियो होगा उसमें मैं आपको सेंड करूंगा बेटा। होप सो गुड बेटा, आपको जितना कंसेप्ट आज करवाया है वो आपको बिल्कुल समझ में आया, ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।